तो क्या ये कहा जाए राकेश जी कि 2022 में जो महाराष्ट्र में हुआ शिवसेना की का जो पैटर्न था, वही पैटर्न यहाँ रिपीट हो रहा है पश्चिम बंगाल में, या उससे अलग है? देखिए, पैटर्न देखने में तो वही लग रहा, जी। लेकिन उस पैटर्न में और इस पैटर्न में अंतर यह है कि उस पैटर्न में तो एकनाथ शिंदे जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे ना। जी। लेकिन बंगाल में, मैं बोला ना कि बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस से अलग हुआ गुट है, आपके भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आएगा। यहां भी एक तृणमूल बनेगी, तृणमूल अलग से बैठेगी और जरूरत पड़ने पर सत्ता पक्ष का सहयोग करेगी। जी। यहां लोकसभा में भी एक अलग तृणमूल के रूप में रहेगी। अब राज्यसभा में जैसे 13 हैं, अब 13 में से 1/3 सांसद यदि हुए तो वो उठा के भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को विलय कर लेंगे। जी। तो उनके विलय के बाद राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास और बोनस हो जाएगा, जैसे 7 बोनस अभी आम आदमी पार्टी का हुआ। जी। तो मान लीजिए वहाँ 8 सांसद और आते हैं, 9 सांसद और आते हैं, तो 8-9 सांसद का बोनस मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में। लोकसभा में जो सांसदों की संख्या है, 1/3 संख्या वाली यदि वो दावा करते हैं कि हम अलग होके, यानी हमारे पास तृणमूल है, तो वो लोकसभा स्पीकर को बोलेंगे कि हमारी अलग बैठने की व्यवस्था की जाए। अब वो INDIA ब्लॉक में भी नहीं होंगे और NDA ब्लॉक में भी नहीं होंगे, तो उनका एक अलग ब्लॉक होगा। उसी टाइप से जैसे आज की डेट में DMK दोनों ब्लॉक में नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो DMK की तरह ही तृणमूल के लिए भी लोकसभा स्पीकर की तरफ से व्यवस्था दी जाएगी और उस व्यवस्था के तहत जो अलग हुआ गुट है वो दिल्ली की पॉलिटिक्स में, केंद्रीय पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सहयोगी भूमिका निभाएगा। देखिए राकेश जी, अब हमने बात कर ली कि ममता बनर्जी का चुनाव हुआ, कितने विधायक जीते, टूट कैसे हुई। इस टूट का अगर पूरी पटकथा की बात की जाए तो ये कहाँ लिखी गई? देखिए, वजह तो आपने बता दी कि इन विधायकों को संरक्षण चाहिए था, किसी को मुकदमे से बचना है, किसी को अपनी अंधाधुंध पैसा प्रॉपर्टी उसको बचाना है, किसी को राजनीतिक संरक्षण चाहिए। लेकिन इसकी जो पटकथा लिखी गई, ये सूत्रधार कौन है? देखिए, पटकथा तो दिल्ली में तैयार हुई है जी, और दिल्ली से तैयार की गई पटकथा की स्क्रिप्ट भेजी गई बंगाल में, और उसी स्क्रिप्ट में किसका क्या रोल है, वो रोल के हिसाब से सबने अपने अपने डायलॉग बोल के फिल्मांकन किया और एक पूरी पिक्चर तैयार हो चुकी है और रिलीज भी हो गई है। ये उसका एक हिस्सा हुआ या पूरी पिक्चर रिलीज हो गई? नहीं, अभी बंगाल पार्ट हुआ है। अच्छा। ये तो पार्ट वाइज आएगा ना जी। तो जैसे सीरीज बनती है, जैसे धुरंधर 1 आई फिर 2 आई। हाँ, तो ये धुरंधर 1 आ चुकी है बंगाल में और धुरंधर 2 आएगी दिल्ली में जी। तो पटकथा दिल्ली से लिखी गई है। दिल्ली से लिखी गई पटकथा में किसकी क्या भूमिका रहेगी, सबने अपनी पूरे ईमानदारी से भूमिका निभाई और वहाँ एक अलग घटक बन चुका है तृणमूल कांग्रेस का। पटकथा के लिखने वाले या पटकथा जिसने तैयार की, उस आदमी ने बड़े दिमाग से काम किया। उसने तृणमूल कांग्रेस को ही 2 भागों में नहीं बांटा, ममता बनर्जी को विधानसभा और राज्यसभा जाने से भी रोक दिया गया। तो देखिए, पटकथा लिखते समय जो क्लाइमेक्स होता है ना, वो बड़े क्लाइमेक्स रखे गए हैं उसमें कि ममता बनर्जी को आपको सेफ रखना है, अभिषेक पे अटैक करना है। अभिषेक के सामने दुविधा है तो ममता अभिषेक को छोड़ नहीं सकती। और ममता पे यदि आप अटैक करोगे तो सिंपैथी आएगी, तो कल को ममता के लिए एक पोरस बनेगा, वहाँ पे प्लेटफॉर्म तैयार होगा कि भाई ममता फिर से मैदान में आ सकती है, तो वो भी स्पेस नहीं देना है। तो ममता आज बड़ी दुविधा में है। तो ममता न बोल पा रही हैं और न मौन रह पा रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यदि हम बोलेंगे तो उसका रिएक्शन कहीं हमारे ऊपर ही बैकफायर न कर जाए, और मौन कैसे रह पाएंगी। तो ये दुविधा में उनको खड़ा कर दिया गया। यानी बड़ा स्मार्ट तरीके से स्क्रिप्ट तैयार हुई है और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से अभी तक का पूरा फिल्मांकन बड़ा सुंदर तरीके से हुआ है। कहीं कोई भूल चूक हुई ही नहीं, अब पूरा स्मूथ हुआ है। अब मैं बता रहा हूँ कि अगला जो सत्र आएगा, सत्र के पहले आपको दिल्ली में पार्ट 2 देखने को मिलेगा। इसी तरह की बगावत, इसी तरह के दावे लोकसभा और राज्यसभा। बगावत नहीं दिखाई देगी। हमें तो लगता है कि सीधे एक पत्र आएगा लोकसभा स्पीकर के बाद, तब हम लोगों को पता चलेगा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखा है कि हमारे अलग बैठने की व्यवस्था की जाए, हम इंडिया ब्लॉक के घटक नहीं हैं। यहाँ से शुरुआत होगी कि हम इंडिया ब्लॉक के घटक नहीं हैं, हमारे अलग बैठने की व्यवस्था की जाए, हम किसी गठबंधन में नहीं, हम इंडिपेंडेंट हैं।
राकेश जी ये बताइए, जो ये इस तरह के मतलब पॉलिटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, है तो ये पॉलिटिकल ऑपरेशन राकेश जी, तो ये पहले भी हुए ऐसे, या जी बीजेपी जो ये नई वाली बीजेपी आई है इसी में इस तरह के ऑपरेशंस हुए हैं? नहीं देखिए, ऑपरेशन तो पहले भी हुए हैं लेकिन इतने व्यापक तरीके पे नहीं हुए। हम्म। जैसे रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के, तो उन्होंने एक नया, उनके कालखंड में हमने एक नया प्रयोग देखा। जी। वो नया प्रयोग ये था कि जो भी उपचुनाव होता था तो कांग्रेस का कैंडिडेट क्या करता था कि नामांकन वापसी के दिन वो अपना नामांकन वापस ले लेता था। अच्छा, जो भी बाई इलेक्शन होता था। बाई इलेक्शन में हाँ। तो अब उसके बाद आप नामांकन कर नहीं सकते। अब वो फिर कांग्रेस को बुरा भला कहते हुए अपना नामांकन वापस ले लिए। तो वहाँ क्या हुआ, निर्विरोध नहीं होता था क्योंकि कई लोग नामांकन हाँ। दाखिल करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होता था कोई बहुत ज़्यादा प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती थी। वो जो भी वोट मिलता था, बाकी निर्दलीय रहते थे उसी में। अब कांग्रेस उसमें किसी निर्दलीय को पकड़ती थी, कहती थी अब हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उतना प्रभाव कहाँ होता है जहाँ कांग्रेस का सिंबल हो, अपना कैंडिडेट हो। तो ये प्रयोग हमने छत्तीसगढ़ में देखा, शायद 2-3 बार ऐसा हुआ। दिल्ली में शीला दीक्षित जी थी मुख्यमंत्री जी। तो शीला दीक्षित जी के टाइम पे भी एक बड़ी व्यापक चर्चा हुआ करती थी। जगदीश मुखी जी नेता प्रतिपक्ष थे बीजेपी से। जी। बीजेपी से। तो ये कहा जाता था कि शीला दीक्षित के हिसाब से विपक्ष चलता है। तो ये आरोप, उसी के बाद फिर इस आरोप से बाहर आने के लिए जगदीश मुखी जी ने एक व्यापक अभियान चलाया स्मार्ट मीटर को लेकर। दिल्ली में जो बिजली के मीटर लगे हुए थे उसको लेकर उन्होंने बड़ा व्यापक अभियान चलाया। हालांकि उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन उन आरोपों से बाहर आने के लिए। लेकिन उसके बाद भी विधानसभा में शीला दीक्षित जी को विपक्ष की तरफ से कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। तो ये तो वहां पे क्या होता कि अंदरूनी सेटलमेंट था, लेकिन यहाँ तो बंगाल में तो आपको एक नए तरीके का सेटलमेंट देखने को मिल रहा। हाँ, मतलब ममता बनर्जी को एकदम असहाय, जिसको कहते हैं असहाय कर दिया। बिल्कुल सही शब्द आपने कहा। सारे शब्द, सारे अस्त्र शस्त्र सब छीन लिए गए और आप खड़े हैं रणभूमि में अकेले। और चारों तरफ आपको अपने, बिल्कुल महाभारत जैसे है, चारों तरफ आपको अपने ही दिखाई दे रहे, और वो चारों तरफ से जो आपके अपने हैं वो सारे आपको ही घेर के खड़े हैं, आपके दिए हुए अस्त्र शस्त्र लेके आपको मारने के लिए खड़े। बिल्कुल। और वहाँ वो नियत थी खड़ी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ममता बनर्जी आज की डेट में ना बोलने की स्थिति में है, और मौन रह के भी वो क्या सोच के चल रही है ये उनकी भी समझ में नहीं आ रहा होगा। क्योंकि 71 साल की उम्र में यदि आप नई पार्टी बनाती हैं और आपके भतीजा का जो चमत्कार है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो आप, ठीक है आप जुझारू हैं, संघर्षशील हैं, लेकिन आपने तब संघर्ष किया था जब आप 58 साल की एज की थी। सबकी ऊर्जा और आज की ऊर्जा में एक अंतर है। लेकिन राकेश जी, दूसरी बात ये भी है कि अभी अलग पार्टी ममता बनर्जी बनाए नहीं बनाए, ये विषय तो सेकंड पार्ट में शुरू होगा, जब सिंबल की लड़ाई पर बात आएगी, जब ये लोग कहेंगे हम असली तृणमूल है। अगर ममता बनर्जी कहती कि नहीं मेरी पार्टी असली तृणमूल है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि सबको इंतजार है ममता बनर्जी के रिएक्शन का। ऋतुव्रत ने कहा है कि आप हमारी सलाहकार रहिए, सलाहकार बन के आ जाइए। ममता की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। जिस दिन रिएक्शन आएगा जी, उन्होंने अभी कहा कि ये सब गद्दार हैं, सारी चीजें हैं, तो या तो ममता बनर्जी इनको पार्टी से निकालेंगी। अच्छा, ये ऑप्शन के ममता बनर्जी के पास नहीं है राकेश जी कि वो इनको पार्टी से हटा निकाल दे? नहीं, पार्टी की मीटिंग होगी तो कितने लोग आते हैं और उनके साथ कितने लोग रहते हैं, ये महत्वपूर्ण है ना। हाँ, अगर ममता का लोग होते और तो... यदि आज की डेट में यदि विधायकों की संख्या बल को आप देखिए तो जो तकनीकी पक्ष होता है, तकनीकी पक्ष के हिसाब से तो विधायकों के पास ही असली तृणमूल रहेगी ना। जी बिल्कुल। तो 60 उनके पास है ही है। 60 है उनके पास, तो 20 दावेदारी तो कर नहीं सकता। और 60 के चलते ही स्पीकर ने उनको वो दे दिया, चाबी दे दी और उनको मान्यता दे दी। भाई जब आपके पास संख्या बल है तो मान्यता दे दी। और अभी तक ममता बनर्जी की तरफ से कोई आपत्ति नहीं गई है उनके पास, स्पीकर के पास कि आपत्ति जाए। क्योंकि क्या है ना, बिना रिएक्शन के एक्शन नहीं होना है। अभी एक तरफा एक्शन चल रहा। ममता बनर्जी के रिएक्शन के बाद ही बंगाल में एक्शन आएगा कि अब ये किस दिशा में जाएंगी, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस।
क्योंकि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, जी। महाराष्ट्र में अलग होते ही रिएक्शन आ गया था उद्धव जी का, और उसके बाद फिर उसमें फटाफट आप देखेंगे दोनों पक्षों का एक्शन रिएक्शन चालू हुआ। जी, मामला विधानसभा में गया, विधानसभा अध्यक्ष के पास, फिर मामला कोर्ट में गया, अभी भी कोर्ट में उसके सिंबल को लेके चल रहा है, और ये का अभी तक तो उनके पास है, एकनाथ शिंदे जी के पास है, जी। जैसे अजीत पवार जी के पास चला गया था एनसीपी का सिंबल। तो अभी यहाँ पे बिना रिएक्शन के जी। आगे का एक्शन दिखाई नहीं देगा। अब अगर राकेश जी, तो चर्चा दूसरी तरफ ये भी चल रही है कि वो 60 बागी विधायक हैं जो ऋतव्रत के साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि उनमें से 32 जो है वो वापस जाने की फिराक में है। देखिए, 32 वापसी करेंगे तो किस हालात में करेंगे? जी। मैं बताया ना आपसे कि इनके पैर में तो बेड़ियां पड़ गई हैं ना। आप यदि उस रास्ते को, उस घर को, आप कहते हैं दहलीज आप पार कर गए हो, जी। तो यदि आप वापस उस दहलीज को पार करके उस घर में जाते हो तो विश्वसनीयता तो साफ समाप्त हो चुकी है आपकी। और जैसे ही आप वहां जाएंगे तो आपके तमाम जो गोरख धंधे उन सबकी फाइलें खुलेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा जोखिम कोई लेगा। अच्छा, और मुझे लगता है ममता बनर्जी भी इस चीज को भाप गई थी, यही वजह थी कि वो पिछले 10-12 दिन से ये बात कहना शुरू कर दिया था उन्होंने कि बीजेपी मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये तो सही है कि आरोप प्रत्यारोप तो चलेगा। अब उन्होंने ये तो कहीं नहीं कहा कि हमारे भतीजे का भी दोष है, उन्होंने कहीं नहीं कहा। अब अक्सर जब कोई टूट फूट होती है, अब उसमें देखिए दो उदाहरण है। मध्य प्रदेश में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के आए भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो यही आरोप कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ दिया, जबकि वास्तविकता ये थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी स्वेच्छा से कांग्रेस छोड़ा था। हाँ। और वो मामला सारा सम्मान को लेके था और उन्होंने छोड़ दिया था। एकनाथ शिंदे जब शिवसेना से अलग होके एक नई शिवसेना बनाने की तरफ बढ़े, तभी यही कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को तोड़ दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा, अरे आपका सबसे वफादार आदमी, सबसे पुराना सिपाही सालार बाला साहेब ठाकरे के साथ काम करने वाला, वो यदि शिवसेना में विधायकों को लेकर बाहर जाता है तो ये तो आपको सोचना चाहिए ना कि वो क्यों गया। बिल्कुल। तो यदि आज ममता बनर्जी को छोड़ के, जिनके लिए आप लड़ी, जिनको आपने लाभान्वित किया, जिनके लिए आपने सारे नियम कानून कायदे सब खत्म किए, जिनके लिए थाना पुलिस कुछ मायने नहीं रखता था, आज यदि वो छोड़ के जा रहे हैं तो आपको अपनी कमी भी तो देखनी चाहिए कि भारतीय जनता, अच्छा यदि आपके वास्तव में वो बहुत ही समर्थित होते तो क्या समर्थित व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में इतनी सामर्थ्य है कि वो तोड़ देगी? नहीं तोड़ सकती। बिल्कुल।